हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उनके MHI 010 जिसका एग्ज़ाम जो है अभी 2 जुलाई को होने वाला है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर जो आपका टॉपिक है इसका नाम है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि हम इसमें भारत में शहरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर था वो कैसे हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि विजयनगर में जो लोग थे वो इतने ज़्यादा शहरीकृत थे, कैसे थे। जो विजयनगर एम्पायर है इट वॉज फ्लरिश्ड फ्रॉम 14th to 17th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। सबसे पहले आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि जो विजयनगर एम्पायर है वह 14वीं से लेकर 17वीं सदी तक साउथ इंडिया में था। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ एडवांस अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स टाइम, और ये उस टाइम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन कितना एडवांस था, हाई लेवल का अर्बनाइजेशन था। नाउ अब हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स की हेल्प से, जो कौन कौन से की पॉइंट्स अपने आंसर में हमें इंक्लूड करने हैं जब हम विजयनगर एम्पायर के बारे में आंसर लिखेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसा था। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी जो सिटीज़ थी दे वर प्लान्ड एंड उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वॉज वेरी डेवलप्ड। द कैपिटल सिटी विजयनगरा, यानी कि जो मॉडर्न हम्पी है, वॉज मेटिकुलसली प्लान्ड विद अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, मार्केट एंड रेजिडेंशियल एरियाज। क्या था वहाँ पे? देयर वॉज अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, कई सारे सड़कों, बाज़ारों और आवासीय क्षेत्रों के नेटवर्क के साथ साथ एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। द एम्पायर हैड वेल लेड स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन। जो एम्पायर है उसमें अच्छी तरह से निर्मित सड़कें थी, जल आपूर्ति प्रणाली थी और विस्तृत किलेबंदी हो रखी थी। उसके बाद हम बात करेंगे विजयनगर जो एम्पायर है उसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स की। द एम्पायर इज़ नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर। आपको पता है कि जो विजयनगर एम्पायर है वो अपनी बहुत ही प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है। उसकी वास्तुकला में जैसे कि मंदिर, महल और सार्वजनिक जो इमारतें हैं वो शामिल हैं। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और लोटस महल जैसी संरचनाएं परिष्कृत डिज़ाइन और शहरी सौंदर्य शास्त्र को प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो वहाँ पे स्थित हैं? विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठला टेम्पल एंड द लोटस महल। दे ऑल एग्जिबिट सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइंस एंड अर्बन एस्थेटिक्स। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस और अर्बन एस्थेटिक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक हब्स एंड मार्केट्स की। जो विजयनगर एम्पायर है इट हैड बसलिंग मार्केट्स। वहाँ की जो विजयनगर की जो मार्केट्स थी वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल रहा करती थी एंड वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड। और जो विजयनगर एम्पायर है वह व्यापार का क्या था? एक मुख्य केंद्र था। द एम्पायर engaged इन एक्सटेंसिव ट्रेड विद फॉरेन लैंड्स इंक्लूडिंग पर्शिया, पोर्टुगल, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिकेटिंग अ रोबस्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो विजयनगर एम्पायर है वो बाकी के जो लैंड्स थे, फॉर एग्जांपल पर्शिया, पोर्टुगल, इन सब के साथ क्या करते थे? इनके साथ में व्यापार किया करते थे, ठीक है, विदेशी देशों के साथ, जिससे कि जो इनकी आर्थिक बुनियादी जो ढांचा था हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत था विजयनगर एम्पायर का। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनोवेशन की। जो एम्पायर है इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इरिगेशन में, कैनाल्स में, टैंक्स एंड वेल्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। वे सपोर्टेड द अर्बन पॉपुलेशन। जो वहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी जनसंख्या है, उसे सपोर्ट किया करता था और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करते थे, यानी कि फूड सिक्योरिटी। फिर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की। जो एम्पायर है इट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था विद वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वहाँ पे जो लोगों के रोल्स थे, उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो बांटी जा चुकी थी, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती थी। दैट इज़ वाई वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलता था।
दिस इंक्लूडेड द जैसे कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब में जो काम है, जो लोगों की भूमिका है, वो बटी हुई थी। साम्राज्य में स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने शहरी क्षेत्रों के सुचारू संचालन में योगदान दिया। इसमें करों की वसूली, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना शामिल था। उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्यूमेंटल पब्लिक वर्क्स की। द एम्पायर अंडरटुक मॉन्यूमेंटल पब्लिक वर्क्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव टेम्पल्स। जो एम्पायर है, इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, पब्लिक बाथ बनवाई, ग्रेनरीज बनवाई, विच इंडिकेट हाई लेवल ऑफ सिविक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि इनकी जो सिविक प्लानिंग है, नागरिक योजना है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। साम्राज्य ने विशाल मंदिरों, सार्वजनिक स्नानागारों और अनाज के भंडारों के निर्माण सहित भव्य सार्वजनिक कार्य किए जो उच्च स्तर की नागरिक योजना और संगठन का संकेत देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। जो विजयनगर था, इट वाज अ होम टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होम था एंड इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स केम टू स्टडी सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम साइंस एंड फिलॉसफी टू आर्ट एंड लिटरेचर। विजयनगर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षण केंद्रों का जो है वो घर था, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं वो विज्ञान और दर्शन से लेकर कला और साहित्य तक के सारे विषयों का जो अध्ययन है वो करने के लिए आया करते थे। स्टूडेंट्स, ये था अर्बनाइजेशन इन विजयनगर। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आंसर बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। टॉपिक 2 में आपको डिस्कस करने हैं द नोशंस ऑफ सिटीज़ इन एंशंट इंडियन टेक्स्ट। एंशंट इंडियन टेक्स्ट में जो भी शहरों के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग एंशंट इंडियन टेक्स्ट को आपको उठाना है अपने आंसर में और उनमें बताना है कि उनमें शहरों के बारे में क्या लिखा हुआ है। एंशंट इंडियन टेक्स्ट ऑफर अ रिच एंड वेरिड पर्सपेक्टिव ऑन द नोशन ऑफ सिटीज़। जो एंशंट इंडियन टेक्स्ट हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा वेरिड है, डिफरेंट है, रिफ्लेक्टिंग देयर सिग्निफिकेंस। जो एंशंट टेक्स्ट हैं वो सिटीज़ का सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो है उस समय की, उसके बारे में हमें बताते हैं। हम यहाँ पे कौन कौन से टेक्स्ट की बात करने वाले हैं अपने आंसर के अंदर, तो हम बात करेंगे कुछ लिटरेचर की, कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स की, ऑल्सो एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायणा एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जैसे कि अर्थशास्त्र एंड कामासूत्रा। हेयर आर की पॉइंट्स डिस्कसिंग द नोशन ऑफ सिटीज़ इन दिस टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हमें अपने पहले पॉइंट में क्या लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की। एंशिएंट टेक्स्ट सच एज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र की किताब है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य हैं, प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अर्बन प्लानिंग। उसके अंदर अर्बन प्लानिंग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिटीज़ वर प्लान्ड विद द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसमें क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट क्षेत्र बटे हुए थे। जो वॉल्स थी वो फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेबंदी हो जाना। गेट्स थे मार्केट्स में बड़े बड़े, ऑल्सो पब्लिक स्पेसिस भी थे। जो प्राचीन ग्रंथ कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसमें हमें शहरी योजना के बारे में क्या पता चलता है कि जो शहरी योजना है उसके अंदर जो विशिष्ट क्षेत्र विभिन्न गतिविधियों के लिए बटे हुए थे, किलेबंदी की दीवारें थी, द्वार बने हुए थे, बाजार थे और सार्वजनिक स्थानों के साथ योजनाबद्ध किया गया था। जो सिटीज़ हैं वो इकोनॉमिक हब्स थी, यानी कि जो शहर हैं वे क्या थे, आर्थिक केंद्र थे। सिटीज़ वर डिपिक्टेड एज बसलिंग इकोनॉमिक सेंटर। व्यस्त रहा करते थे शहर। टेक्स्ट लाइक द अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है वो डिस्क्राइब करता है मार्केट्स के बारे में, ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, गिल्ड्स, जो आर्टिसंस होते थे वो अपने गिल्ड्स बना के रखते थे, संघ बना के रखते थे, एंड रेगुलेशन फॉर कॉमर्स, उसी से जो वाणिज्य के नियम है वो सब चला करते थे। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक लाइफ। तो यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइट होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कि सिटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस था इन द इकोनॉमिक लाइफ। तो शहरों को व्यस्त आर्थिक केंद्रों के रूप में क्या है, दर्शाया गया था। अर्थशास्त्र जैसे जो ग्रंथ हैं वो क्या बताते हैं कि बाज़ारों में,
व्यापार प्रथाओं, कारीगर संघों और वाणिज्य के लिए नियमों का वर्णन उसमें किया गया है, जो आर्थिक जीवन में शहर के महत्व को उजागर करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जो शहर थे वो सेंटर थे लर्निंग और कल्चर के। अगर हमें कल्चर के बारे में जानना है तो हमें शहरों तक जाना होता था। सो एंशियंट सिटीज़ वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा एंड तक्षशिला अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो स्कॉलर्स हैं वो पढ़ने के लिए आया करते थे। ऐसा हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलता है। प्राचीन शहर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र भी थे। नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालयों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया, जैसे कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेखित है। उसके बाद इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी था। मैनी सिटीज़ हैड अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अब कोई कोई ऐसे शहर थे जिनका स्पिरिचुअल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर हम बात करेंगे वाराणसी की, काशी की। इसको एज अ होली सिटी माना जाता है, एक पवित्र शहर माना जाता है, सेंट्रल टू हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। और यह हिंदू धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों का क्या था, केंद्र था। उसके बाद अगर हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं तो अर्थशास्त्र जो है वो हमें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिटीज़ का, उसके अंदर अलग अलग ऑफिशियल्स के जो रोल्स थे, जुडिशल सिस्टम था एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बनी रहती थी। इंडिकेटिंग सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो शहर थे वहाँ पर उन्नत शासन संरचनाएं थीं, विभिन्न अधिकारियों की अलग अलग भूमिका होती थी, एक न्यायिक प्रणाली भी थी जिससे सबको न्याय प्रदान किया जाता था और कानून और व्यवस्था को बना के रखा जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल लाइफ की। जो कामा सूत्रा है बाय वस्याना गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ अर्बन सोशल लाइफ। उसके अंदर हमें पता चलती है लोगों के शहर में जो सोशल लाइफ है वो कैसी थी। डिस्क्राइबिंग द लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट्स एंड सोशल गैदरिंग्स ऑफ सिटी ड्वेलर्स। जो शहर के लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमें कामा सूत्रा से पता चलता है, एंटरटेनमेंट्स और सोशल गैदरिंग के बारे से उससे पता चलता है सोफिस्टिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन अर्बन सोसाइटीज़। कहने का मतलब क्या है कि जो शहरवासी हैं उनकी जीवन शैली, मनोरंजन और सामाजिक सभाओं का जो वर्णन है वो हमें वत्स्यायन द्वारा रचित कामा सूत्रा में मिलता है, जो शहरी समाजों की परिष्कृतता और विविधता को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एपिक डिस्क्रिप्शन लाइक महाभारता एंड रामायणा। जो हमारी महाभारत और रामायण है उसके अंदर हमें शहरों के बारे में पता चलता है, सिटीज़ लाइक इंद्रप्रस्थ एंड अयोध्या। ये जो सिटीज़ हैं इन्हें क्या लिखा गया है, ये तो थे आपके मैग्निफिशेंट पैलेसेस थे, यहाँ पे गार्डन्स थे, बसलिंग मार्केट प्लेसेस थे, एम्फेसाइजिंग देयर ग्रैंडोर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य इंद्रप्रस्थ और अयोध्या जैसे भव्य शहरों का वर्णन करते हैं। इन शहरों को शानदार महलों, बगीचों और व्यस्त बाजारों के साथ चित्रित किया गया है, जो उनकी भव्यता और समृद्धि पर जोर देते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। फोर्टिफिकेशन जो है, फोर्टिफिकेशन आपको पता है किलेबंदी कर लेना अपने किले को सेव रखने के लिए। फोर्टिफिकेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म वर इंटीग्रल टू सिटी प्लानिंग एज डिस्क्राइब्ड इन वेरियस टेक्स्ट। फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था। द स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ वॉल्स, गेट्स एंड वॉच टावर्स वॉज क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स। वॉच टावर्स भी उन्होंने बना रखे थे। प्रहरी दुर्ग का रणनीतिक स्थान निवासियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो इन लोगों ने किलेबंदी और रक्षा तंत्र के बारे में हमें पता चलता है शहरी योजना के कि ये अभिन्न अंग हुआ करते थे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 पे, जिसमें हम बात करेंगे रेलवे टाउन्स के बारे में। रेलवे टाउन्स के ऊपर एग्जाम में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। रेलवे टाउन्स इन इंडिया इमर्ज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इंडिया के अंदर जो रेलवे टाउन्स हैं वो कब आए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिश आए तब आए ये रेलवे टाउन्स। प्राइमरी इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी की शुरुआत में। दीज टाउन्स वर डेवलप्ड अराउंड मेजर रेलवे स्टेशंस। ये टाउन्स कहाँ डेवलप हुआ करते थे, जहाँ पर भी कोई रेलवे स्टेशन होता था उसके आसपास डेवलप हुआ करते थे, बिकमिंग हब्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। और ये क्या बन गए थे, इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी के हब बन गए थे। अब हम बात करेंगे इन टाउन्स के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे टाउन्स बिगैन विद द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क।
इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे शुरू हुआ, जब इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एक्सपेंड होने लगा। क्या होने लगा? एक्सपेंड होने लगा, विच वॉज इनिशिएटेड, जो 1850वीं का जो दशक था उस टाइम पे शुरू हो चुका था। द ब्रिटिश एम टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट करवानी थी, उन्हें ट्रेड करवाना था। तो उन्होंने कौन कौन से की रेलवे टाउन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। हम बात करेंगे हावड़ा, जमालपुर एंड नागपुर की। रेलवे शहरों की जो स्थापना है वह स्थानीय रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ शुरू हुई, जो 1850 के दशक में शुरू हुआ था। ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य आंदोलन और व्यापार को सुगम बनाना चाहते थे। प्रमुख रेलवे शहरों में हावड़ा, जमालपुर और नागपुर जो हैं वो शामिल हैं। रेलवे टाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बताएंगे इनके बुनियादी ढांचे के बारे में। तो इन शहरों की जो विशेषता है वो यह थी कि यहाँ पर रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। दीज टाउन्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लार्ज स्टेशंस, यार्ड्स एंड वर्कशॉप्स। कार्यशालाएँ थी, यार्ड्स थे, स्टेशंस थे। उसके बाद हम बताएंगे रेजिडेंशियल एरियाज़ के बारे में कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ भी बनाई गई थी। जो कॉलोनीज़ बनी थी क्यों बनाई गई थी? ताकि जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें घर प्रोवाइड किया जा सके। दीज एरियाज़ ऑफन हैड एमेनिटीज़, और यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लब्स भी हुआ करते थे। तो रेलवे कर्मचारियों को आवास देने के लिए आवासीय कॉलोनियाँ बनाई गईं। इन क्षेत्रों में अक्सर स्कूल, अस्पताल और क्लब जैसी सुविधाएं भी होती थी। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जो रेलवे टाउन्स हैं दे बिकेम सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो लोग हैं वो बिजनेस करते थे, अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी रेलवे इंडस्ट्रीज़ की। तो रेलवे शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, जो रेलवे उद्योग से संबंधित व्यवसायों और सेवाओं को आकर्षित करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल इंटीग्रेशन की। दीज टाउन्स सॉ अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ये जो शहर हैं यहाँ पे जो कल्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड थे। संस्कृतियों और समुदायों के मिश्रण को हमने देखा, क्योंकि रोज़गार के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग प्रवासित हुए थे। दीज टाउन्स सॉ अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एज पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया माइग्रेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो लोग हैं वो क्यों आते थे यहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट के लिए आते थे। उसके बाद हम कुछ नोटेबल रेलवे टाउन्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बताएंगे हावड़ा के बारे में। जो हावड़ा है यह सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण रेलवे केंद्रों में से एक है। हावड़ा स्टेशन के आसपास जो विकसित हुआ, जो पूर्व से आने वाली ट्रेनों के लिए एक प्रमुख टर्मिनल था। ठीक है, इट वॉज अ मेजर टर्मिनस फॉर द ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे जमालपुर की। जमालपुर इज़ नोन फॉर जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। जमालपुर को उसके लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया, जो कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप में से एक है। उसके बाद हम बात करेंगे नागपुर की। नागपुर इज़ अ सेंट्रल रेलवे हब दैट कनेक्ट वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया फॉस्टरिंग ट्रेड्स एंड मोबिलिटी। तो जो नागपुर है वह एक केंद्रीय रेलवे केंद्र है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता था, जिससे व्यापार और गतिशीलता को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर हमने 3 टाउन्स की बात की है, हावड़ा, जमालपुर एंड नागपुर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सेम सब्जेक्ट्स के MHI 10 के और भी आंसर्स का डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।